नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास है। देखिए आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी सीवी2 एग्जाम को देखते हुए हमने आपके लिए रेलवे एनटीपीसी का हाल ही में जो आपका 2021 से पेपर संपन्न हुआ है सीवीटी1 का, उसकी सीरीज हमने स्टार्ट की है। आज हम आपको 5/4/2021 की शाम के शिफ्ट का जो जीएस का क्वेश्चन पेपर होता है उसको कराने जा रहे हैं। इस सेट में लगभग 40 क्वेश्चन आपके जीएस, जीके और जीए के पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप इन 40 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। ये हमारा एनटीपीसी सीवीटी1 सीरीज का दूसरा वीडियो है। इसके पहले हमने आपको एक वीडियो कराया हुआ है जिसे आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के वहां पर से देख सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में व्यापार संघ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास करिए। व्यापार संघ का मतलब है कारोबार संघ, कारोबार संघ या फिर कह सकते हैं आप इंग्लिश में ट्रेड यूनियन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही ऑप्शन होगा 1926। 1926 में व्यापार संघ अधिनियम बना था, ट्रेड यूनियन अधिनियम बना था, जिसके तहत किसी भी ट्रेड यूनियन या फिर व्यापार संघ का पंजीकरण करना, उसके अधिकारों का दायित्व सुनिश्चित करना और उसकी जो निधियां हैं उसका उचित उपयोग हो, इसलिए ये व्यापार संघ अधिनियम 1926 में पारित किया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दूसरा क्वेश्चन है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL जो अंतरिक्ष एवं संबद्ध विज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, वो कहाँ पर स्थित है? तो बताइए भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? इसका सही ऑप्शन होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद आपका गुजरात में पड़ता है, यहीं पर भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है। सही ऑप्शन होगा इसका दूसरा वाला ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध संगीतकार श्रीमती एन राजम किस संगीत वाद्ययंत्र से संबंधित है? ये 4 ऑप्शन है। क्या बजाती हैं? तानपुरा, सितार, वायलिन या फिर बांसुरी? इसका सही ऑप्शन होगा श्रीमती एन राजम जो है वो वायलिन बजाती हैं। एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसे याद कर लीजिएगा, TN कृष्णन। ये भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। TN कृष्णन जो है वो किस वाद्ययंत्र को बजाते हैं? तो वो भी वायलिन बजाते हैं। श्रीमती एन राजम के भाई हैं, ब्रदर हैं TN कृष्णन, तो दोनों लोग ही वायलिन बजाते हैं। आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इन दोनों को आप लोग याद करके चलिएगा। चौथा क्वेश्चन है, विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? देखिए मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में विलेय विलायक में पूरी तरह से मिल जाता है, जैसे कि पानी और नमक का घोल हो गया, पानी और चीनी घोल हो गया, ये आपस में मिल जाएंगे, तो समांगी मिश्रण के उदाहरण है। अब बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की, जैसे कि पानी और रेत आपस में कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। विलेय और विलायक आपस में मिलकर के एक विलयन का निर्माण करते हैं, तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलते हैं तो सॉल्यूशन का निर्माण होता है विलयन। तीसरा ऑप्शन सही है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड किसके नाम पर दर्ज है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही ऑप्शन होगा डी गुकेश को मिला है। ठीक है, ये ग्रैंड मास्टर बने कितने साल में? 12 साल 7 महीने 17 दिन के अंदर ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है डी गुकेश ने। और कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। 2019 में जीता था। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे तो ये सेकंड स्थान पर आते हैं, सबसे कम आयु में ग्रैंड मास्टर का खिताब जो है वर्ल्ड में, उसमें दूसरे नंबर पर आते हैं। तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पर यूक्रेन के, नाम याद रखिएगा, लिख देता हूं, थोड़ा से अलग नाम है, सरगेई करजाकिन, यूक्रेन के हैं। सरगेई करजाकिन जो है 12 साल 7 महीने में इन्होंने ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। सरगेई करजाकिन ने विश्व के पहले हैं। और डी गुकेश दूसरे नंबर पे आते हैं, 12 साल 7 महीने 17 दिन के अंदर भारत में पहले हैं लेकिन विश्व में दूसरे हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डायल अप कनेक्शन में आपके कंप्यूटर को भौतिक रूप से फोन लाइन से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए बताने का प्रयास करिए। देखिए जब आप इंटरनेट कनेक्शन को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको डायल अप कनेक्शन देखने को मिलेगा। तो डायल अप कनेक्शन एक प्रकार का अस्थायी कनेक्शन होता है। ये आपके कंप्यूटर और ISP मतलब कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के मध्य में जुड़ा होता है, और आप इंटरनेट और फोन लाइन का इस्तेमाल एक साथ नहीं कर सकते। यदि फोन लाइन चलाएंगे तो इंटरनेट नहीं चलेगा, यदि इंटरनेट चलेगा तो फोन लाइन नहीं चलेगी। और किसकी सहायता से हम लोग चलाते हैं? किसके प्रयोग से चलाते हैं? मॉडेम के प्रयोग से चलाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? पहला वाला ऑप्शन। ये काफ़ी सस्ता होता है और इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, तो पहला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 7वां क्वेश्चन है, डॉक्टर विंदेश्वर पाठक इनमें से किससे संबंधित है?
डॉक्टर विंदेश्वर पाठक एक समाजसेवी थे और इन्होंने पर्यावरण की दिशा में और स्वच्छता के दिशा में काफ़ी ज़्यादा काम किया। इन्होंने सबसे पहले 1980 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी और बाद में इन्होंने सुलभ शौचालय आंदोलन की शुरुआत की। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? पहला वाला ऑप्शन। जो सुलभ शौचालय आपके बने होते हैं, सामुदायिक शौचालय जो बने होते हैं, उनके आंदोलन जो चलाया था 1980 में, पहला सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना भी इन्होंने की थी, डॉक्टर विंदेश्वरी पाठक। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब बात करते हैं बचपन बचाओ आंदोलन, ये किसने चलाया था? बचपन बचाओ आंदोलन भी 1980 में कैलाश सत्यार्थी द्वारा चलाया गया था, जो कि बाद में इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, सुलभ शौचालय आंदोलन डॉक्टर विंदेश्वर पाठक, बचपन बचाओ आंदोलन ये किसने चलाया था? कैलाश सत्यार्थी ने चलाया था। 8वां क्वेश्चन है शॉर्टकट कुंजी Ctrl+X का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। देखिए, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पेस्ट करने के Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए Ctrl+L का प्रयोग करते हैं। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग करते हैं। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए Ctrl+X का प्रयोग करते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन होगा इसका लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट आपको याद रखना है। कट किससे करेंगे? Ctrl+X से। कॉपी करेंगे Ctrl+C से। पेस्ट करेंगे Ctrl+V से। तिरछा करेंगे Ctrl+L से और Ctrl+H से रिप्लेस करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया, Ctrl+H से क्या होता है? रिप्लेस करने के प्रयोग में हम लोग प्रयोग करते हैं। 9वां क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी किनारे हड़प्पा कालीन स्थल था। 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी और 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। 10वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये जितने भी आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपके एक ही सेट के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसमें एक सेट के लगभग 40 क्वेश्चन इस सीरीज में भी हैं और पिछला वाला पार्ट भी मैंने आपको कराया था, उसमें भी 40 क्वेश्चन ही आपके सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन, मॉन्ट्रियल में है। ठीक है, सही ऑप्शन कौन सा होगा? पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। मॉन्ट्रियल आपका कनाडा में एक सिटी है। यहाँ पर आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी सुना होगा, जो कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित होता है। तो यहाँ पर नागरिक विमानन संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल में है। 11वां क्वेश्चन है जनरेटर नामक उपकरण किस ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? ये 4 ऑप्शन है। जब बिजली चली जाती है तो आप लोग जनरेटर का प्रयोग करते हैं। तो जनरेटर में क्या करते हैं? एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग वैद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। वहाँ पर आप डीजल डालते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग वैद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा वाला ऑप्शन। 12वां क्वेश्चन है भारतीय मानक यमोत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती, इनमें से कौन सा राज्य से वो होकर के नहीं गुजरती है? ये आपको बताना है। 5 राज्यों में से कौन सा एक राज्य नहीं है जिसमें से भारतीय मानक यमोत्तर रेखा होकर के नहीं गुजरती है? 5 राज्य कौन कौन से हैं उनको आप लोग देख लीजिए। यूपी से होकर गुजरती है, एमपी से, इसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो किससे होकर नहीं गुजरेगी? बिहार से। ये चौथा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। ये भारतीय मानक यमोत्तर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि 5 राज्यों से गुजरती है। मैंने आपको बता दिया, यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, आंध्रा से। बिहार से होकर नहीं गुजरती है और कभी कभी ऑप्शन में आपकी झारखंड भी दे देगा, तो वहाँ से भी नहीं गुजरती है। ये 5 राज्य आपको याद रखने हैं। 13वां क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पादन निम्नलिखित में से किसका मूल है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी की आपसे परिभाषा पूछा। बताइए जीडीपी की परिभाषा क्या होती है? ये चारों ऑप्शन को आप वीडियो को पॉज करके आराम से रोक करके जितना आप समय लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन इसको सही करने का प्रयास कीजिएगा। इसका सही ऑप्शन है एक विशिष्ट वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतरिम उत्पादों और सेवाओं के मूल्य को हम लोग जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। सही ऑप्शन होगा इसका दूसरा वाला ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन है भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को
पुनर्जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2018 में इनमें से किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो 2018 में कौन सा कार्यक्रम चला था? काफ़ी फेमस है ये, खेलो इंडिया कार्यक्रम। ठीक है, खेल के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम 2018 में चला गया था। इसके द्वारा आप जानते होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी होते हैं, अभी तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी चालू हो गए हैं। 2018 में स्टार्टिंग की गई थी पहले खेलो इंडिया कार्यक्रम की, या फिर उसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया। तो 2018 में न्यू दिल्ली में हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इसके बाद 2019 में कहाँ पर हुआ? पुणे महाराष्ट्र में हुआ। 2020 में कहाँ पर हुआ? असम के गुवाहाटी में हुआ। ये सभी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और 2021 वाला कहाँ पर प्रस्तावित है? हरियाणा में होगा, नवंबर दिसंबर के आसपास 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 वाले होंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, माचू पिच्चू के इंका अवशेष किस देश में स्थित है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चलिए बताने का प्रयास करिए। देखिए माचू पिच्चू जो है वो इंका एक साम्राज्य था। किस देश में इंका साम्राज्य था? पेरू देश में। पेरू देश कहाँ पर पड़ता है? दक्षिणी अमेरिका में पेरू देश पड़ता है, वहाँ पर इंका साम्राज्य था। ये बात है आपकी 1430 ईस्वी के आसपास की बात है, इंका साम्राज्य था। तो वहाँ पर माचू पिच्चू के कुछ अवशेष बचे हुए हैं इंका साम्राज्य के, उसको 2007 में विश्व के नए आश्चर्यों में शामिल किया गया माचू पिच्चू को। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए। और 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था, 1983 में। और 2007 में विश्व के 7 नए आश्चर्यों में इसे शामिल किया गया। और किस देश में पड़ता है? पेरू, जो कि आपका कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका का एक देश है। 16 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी है? बताइए। ग्रीवा संधि, स्कंद संधि, श्रोणि संधि या फिर जानु संधि? सबसे बड़ी संधि की बात करेगा तो सही ऑप्शन होगा जानु संधि, जिसे हम लोग कहते हैं नी संधि या नी जॉइंट कहते हैं। ये कहाँ पर है? आपकी पैर का जो घुटना होता है वहीं पर सबसे बड़ी संधि होती है। जो आपकी जांघ की हड्डी होती है, जो सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है, फीमर और टिबिया को आपस में जोड़ता है, जानु संधि कह सकते हैं आप, या फिर नी संधि। शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी संधि या फिर जोड़ है, जो कि आपके ऊपर जांघ के हिस्से को और नीचे टांग वाले हिस्सों को जोड़ता है, नी संधि। 17 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में किन नदियां मिलती हैं? कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं और संगम के बारे में आपको ना मालूम हो, ऐसा हो नहीं सकता है। संगम कहाँ पर पड़ता है? प्रयागराज में है। प्रयागराज का पहले नाम था इलाहाबाद। तो वहाँ पर 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। ये नदियाँ आपस में मिलती हैं तो संगम मतलब त्रिवेणी कहलाती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? चलिए बताइए। देखिए एक बात आपको बता दें कि ला जो होता है, ला को तिब्बती भाषा में दर्रा कहते हैं। ला अगर लग गया है किसी शब्द के आगे, से नाथुल ला लग गया, तो तिब्बती भाषा में उसे दर्रा कहते हैं। तो इसलिए जब ला लग जाए तो आगे दर्रा लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ला का अर्थ ही दर्रा होता है। जैसे कि सिक्किम में आप जानते होंगे नाथुल ला दर्रा है, जेलेपला है, तो दर्रा लगाने की आवश्यकता नहीं, फिर भी हम लोग समझने के लिए आगे दर्रा लगा देते हैं, क्योंकि ला का अर्थ हर किसी को नहीं मालूम होता है। तो अगर नाथुल ला भी लिख जाए तो एक प्रकार का वो दर्रा ही है। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? दूसरा वाला ऑप्शन। सिक्किम को चीन से जोड़ता है नाथुल ला दर्रा, और जेलेपला भी जोड़ता है। बारालाचा जो है आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। और देवसा भी आपका हिमाचल प्रदेश से पड़ता है। लेकिन आपसे सिक्किम से पूछा है तो सिक्किम में नाथुल्ला और जेलेपला को आप लोग सही करने का प्रयास करिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है? सर्व शिक्षा अभियान कब चलाया गया था? 2001 से 2002 के बीच में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब चलाया गया था सर्व शिक्षा अभियान। कितने साल से कितने साल के बच्चों के लिए? 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए। मतलब कि 1 से लेकर के 8 तक की पढ़ाई करेंगे 6 से 14 साल के बच्चे। वो भी कहाँ पर? प्रारंभिक शिक्षा करेंगे और निःशुल्क शिक्षा करेंगे प्राथमिक विद्यालय में। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। 20 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए,
महत्वपूर्ण विदेशी यात्री आपको दिए गए हैं, इधर ये 4 दिए गए हैं। उनको उनके राजवंश, किसके राजवंश के शासन काल में ये आए थे, इनको आपको मिलाना है। और इसमें से एक गलत है, एक सुमेलित नहीं है, उसकी आपको पहचान करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक जो आए थे वो देवराय द्वितीय के शासन काल में आए थे, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये विजयनगर साम्राज्य के राजा थे देवराय द्वितीय, उनके शासन काल में अब्दुल रज्जाक एक ईरानी राजदूत था, वो आया था। मार्को पोलो पांड्य साम्राज्य में आया था, ये भी बिल्कुल सही है। मार्को पोलो कहाँ के थे, इटली के थे और एक यात्री थे। अकबर, अकबर के समय काल में राल्क फिश जो था वो पहला अंग्रेजी यात्री था, ये भी आपको याद रखना है। राल्क फिश पहला अंग्रेजी यात्री था जो अकबर के शासन काल में आया था। तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। जो जॉन जूर्डन थे ये किसके शासन काल में आए थे, जहांगीर के शासन काल में आए थे। ठीक है, याद रखिएगा जहांगीर के शासन काल में आए थे, शाहजहां के शासन काल में नहीं आए थे। देखिए शाहजहां के शासन काल में जॉन लॉयट, नाम थोड़ा इसी प्रकार है इंग्लिश का, जॉन लॉयट और जॉन फ्रायर, जॉन से दोनों नाम है इसलिए आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया है। जॉन जूर्डन जो थे वो जहांगीर के शासन काल में आए थे, लेकिन बात करेंगे जॉन लॉयट की और जॉन फ्रायर की, ये दोनों शाहजहां के शासन काल में आए थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है। ये 4 ऑप्शन है, बताइए किस राज्य में हो सकती है। इसका सही ऑप्शन होगा ये सिक्किम में पड़ती है। इसका एक और नाम है, इसे कहते हैं चांगू लेक भी कहते हैं। चांगू लेक ये काफ़ी फेमस आपका पर्यटक स्थल है। ये झील जो है हर मौसम में अपने कलर को बदलती है, इसलिए पर्यटन के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग इस झील को देखने जाते हैं। ये कहाँ पर पड़ती है, आपकी सिक्किम में पड़ती है। 22 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाला तीसरा क्रिकेटर बन गया है। चलिए बताइए। ये देखिए बात है आपकी मार्च 2021 की, मार्च 2021 लेटेस्ट बात है और ये पेपर आपका हुआ 5 अप्रैल 2021 को। मतलब ये है कि अगर आपका पेपर दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि दिसंबर के पहले करंट अफेयर पूछेगा। पेपर बाद में रेलवे बनाता जाता है, जैसे कि आपका पेपर अप्रैल में होने वाला है तो मार्च तक की करंट अफेयर को, बाद के पेपर बाद में बनते हैं, उसमें करंट अफेयर को ऐड किया जाता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। इस पेपर को आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर देखिए मार्च की घटना है 2021 की। सही ऑप्शन इसका होगा कैरन पोलार्ड। कैरन पोलार्ड ने अकीला धनंजय, श्रीलंका टीम के खिलाड़ी हैं अकीला धनंजय, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज में T20 गेम्स के दौरान कैरन पोलार्ड ने एक ओवर में अकीला धनंजय को 6 छक्के मारे। इसके पहले 2 खिलाड़ियों ने और मारे हुए हैं। युवराज सिंह ने मारे थे T20 में, पहले थे। हल्सा गिब्स जो हैं वनडे मारे हैं, तो ये दूसरे हो गए। और कैरन पोलार्ड जो है तीसरे खिलाड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। मतलब जब एक देश दूसरे देश से खेलता है तो उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। घरेलू में तो काफ़ी लोग मारे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय की बात करेंगे, ये तीनों नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और अकीला धनंजय जो थे वो इसके पहले ओवर में हैट्रिक भी ले चुके थे। 3 विकेट लेने के बावजूद नेक्स्ट ओवर लेकर आए और उन्हें 6 छक्के लगे। तो ये भी एक प्रकार का रिकॉर्ड है, जिस बॉलर ने इसके पहले ओवर में हैट्रिक ली हो, लगातार 3 विकेट ली हो, उसको अगले ही ओवर में 6 छक्के मार खाए गए। तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए महाद्वीप और उनसे स्थित सबसे बड़े देश, क्षेत्रफल के देश से उसको आपको सुमेलित करना है। और इसमें से देखिए आपको कौन सा युग्म सुमेलित है, इसकी आपको पहचान करना है। तो आपको गलत देखिए यहाँ पर से कौन है। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है तो गलत हो गया। अफ्रीका में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये बड़ा नहीं है, इससे बड़ा जो है वो अल्जीरिया है, तो ये भी गलत हो गया। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील जो है वो सबसे बड़ा देश है, यही सही है, ब्राज़ील से बड़ा कोई देश नहीं है। एशिया में भारत नहीं है, एशिया में रूस आता है। तो आपसे पूछा था कौन सा युग में सुमेलित है, तो सही ऑप्शन होगा ब्राज़ील। यहाँ पर कनाडा होगा, यहाँ पर अल्जीरिया होगा, और एशिया की बात करेंगे तो रूस होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित थे। पहले आपसे इनका नाम पूछता था, अभी इनका देश पूछ लिया है। तो संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को।
जो यूएनओ है अपना स्थापना दिवस मनाता है 24 अक्टूबर को। ये आपके अभी जो यूपी पेट का पेपर हुआ था ना, उसमें आपसे पूछा गया था। तो जो पहले महासचिव थे उनका नाम था त्रिंगवेली, और वो कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। तो सही ऑप्शन होगा इसका तीसरा वाला ऑप्शन। अभी कौन है यूएनओ के महासचिव? कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं, जो 2017 से लेकर के अभी तक लगातार बने हुए हैं। क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरस। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? जैसे आप कोई चीज़ खाएंगे, ये 4 ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, लिपिड, इसमें से कौन सा ग्लाइकोजन के रूप में शरीर के अंदर संग्रहित हो जाता है जाकर के? इसका सही ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट अगर आप अपने भोजन में लेते हैं तो वो ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में संग्रहित हो जाता है। जब शरीर को उसकी ज़रूरत होती है तो ये ग्लाइकोजन जो संग्रहित होता है यकृत में संग्रहित होता है। यकृत क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर देता है, और ग्लूकोज में जब चेंज हो जाएगा तो आपको एनर्जी प्रदान करेगा। जैसे कि जब जरूरत होगी शरीर को ग्लूकोज की तो ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज में टूट जाता है, अब नई जरूरत है तो ग्लाइकोजन के रूप में शरीर में संग्रहित रहता है। कहाँ पर? यकृत में। और कौन चेंज होता है? कार्बोहाइड्रेट चेंज होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल वाटरवे फर्स्ट, किन 2 शहरों के मध्य जलमार्गी परिवहन हेतु पहले से ही संचालित है? बताइए। नेशनल वाटरवे फर्स्ट किसको किसको जोड़ता है? हल्दिया को प्रयागराज से जोड़ता है। इसका सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन। नेशनल वाटरवे फर्स्ट जो है हल्दिया को प्रयागराज से जोड़ता है। 1620 किलोमीटर है। ये आंतरिक जलमार्ग हैं जो देश के अंदर जलमार्ग होते हैं, नदियों द्वारा बनाए गए होते हैं। दूसरा जो हमारा है NW2 नेशनल वाटरवे, दूसरा वो किसको है? धुबरी से सादिया को जोड़ता है। ये 891 किलोमीटर है। तीसरा वाटरवे है कोल्लम से कोट्टापुरम तक, ये 205 किलोमीटर का है। चौथे की बात करेंगे काकीनाडा से मरक्कानम तक है, वो आपका 1095 किलोमीटर। तो ये चारों लाइन से लिखे हुए हैं वाटरवे 1, 2, 3, 4। ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग क्या होते हैं? जो नदियों द्वारा बनाए गए होते हैं और देश की सीमा के अंदर होते हैं। तो केंद्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1987 में की गई थी। और हल्दिया प्रयागराज के जो जलमार्ग है ये कब बना था? 1986 में बना था। ये भी आपको याद रखना है। जो पहला NW1 है वो घोषित किया गया था 1986 में। और केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कब बना? 1987 में जाकर के बना था। ये सारे क्वेश्चन है, कहीं पर आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए बताने का प्रयास करिए। इसका सही ऑप्शन होगा दादा भाई नौरोजी। इनकी एक फेमस पुस्तक है, आपको याद होगी, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछी गई है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये गरीबी की अवधारणा के ऊपर पुस्तक लिखी गई है। तो सही ऑप्शन होगा इसका दूसरा वाला ऑप्शन। अगर हम बात करेंगे प्रति व्यक्ति आय, जो प्रति व्यक्ति आय बताने की बात की थी सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1868 में 20 रुपये पर व्यक्ति सालाना प्रति व्यक्ति आय थी, जब 1868 में दादा भाई नौरोजी ने इसकी गणना की थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये 4 ऑप्शन है, बताइए। देखिए, राज्य की जब भी चुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो उसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। अगर केंद्र वाले की बात करेंगे तो उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। राज्य में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है राज्यपाल। 29 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आया था? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, अलबरूनी, इसिंग, ह्वेनसांग, फाइयान। देखिए, हासे हर्षवर्धन, हासे ह्वेनसांग। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अभी आपका यूपी SSSC का पेट हुआ, उसमें ह्वेनसांग को, फाइयान को और सर टॉमस रो को क्रम से लगाने के लिए आया था कि कौन सबसे पहले आया, कौन सबसे बाद में आया। तो सबसे पहले आया फाइयान। फाइयान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। इसके बाद जो आया वो ह्वेनसांग आया। और सर टॉमस रो तो अंग्रेजों के द्वारा भेजे गए थे, तो वो सबसे बाद में आएंगे। तो फाइयान, ह्वेनसांग और सर टॉमस रो, इस प्रकार से आप लाइन से रखेंगे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी, ये सभी गजनवी के शासनकाल में आए थे।
और ह्वेनसांग हर्षवर्धन फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ईसिंग की बात करेंगे सबसे लास्ट में, अगर कोई चीनी यात्री सबसे लास्ट में आया तो 7वीं शताब्दी के लास्ट में ईसिंग आया था। 3 यात्री काफ़ी फेमस हैं, फाहियान, ह्वेनसांग, ईसिंग, ये तीनों जो थे वो चीनी यात्री थे, ये भी आपको याद रखना है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY का उद्देश्य नहीं है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चलिए बताने का प्रयास करिए। जो आपको पूरी तरह से परंपरागत कृषि योजना मालूम होगी तभी आप इसमें से डिसाइड कर पाएंगे कि उद्देश्य कौन सा इसमें से नहीं है। समय लेकर के चारों ऑप्शन को पढ़िए। इसका सही ऑप्शन है दूसरा वाला ऑप्शन, ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्र में रोजगार सृजन, अवसरों का सृजन करना, ये इसका लक्ष्य नहीं है। बाकी ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों को निर्यात का संवर्धन करना, ये इसका लक्ष्य है। इनपुट उत्पादन के लिए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करना, ये भी इसका लक्ष्य है। कृषि रसायनों और उर्वरकों पर निर्भरता को कम करके खेती की परिस्थितिकी अनुकूलन की अवधारणा आरंभ करना, ये भी इसका लक्ष्य है। बस दूसरा वाला लक्ष्य नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिस कर्मियों द्वारा घेर लिए जाने के बाद स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली थी? चलिए बताने का प्रयास करिए। काकोरी कांड के बाद अंग्रेजी सरकार ने जिंदा या मुर्दा पकड़े जाने पर 30,000 पुरस्कार की घोषणा की थी। जो कोई भी चंद्रशेखर आजाद को जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा उसे 30,000 पुरस्कार मिलेगा। 27 फरवरी, डेट याद रखिएगा, 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क, ये पड़ता है आपका इलाहाबाद में, जो कि अभी कंपनी गार्डन के नाम से फेमस है, कंपनी बाग के नाम से फेमस है। 27 फरवरी 1931 को वहीं पर पुलिस कर्मियों द्वारा चंद्रशेखर आजाद को घेर लिया गया। बाद में उन्होंने स्वयं को गोली मार ली। ये पड़ता है आपका इलाहाबाद, या फिर अब नाम चेंज हो गया इलाहाबाद का प्रयागराज। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। उस पार्क का नाम याद रखिएगा, अल्फ्रेड पार्क है, या तो अब कंपनी बाग कहा जाने लगा है। दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन है। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए आपको अध्यक्ष तो मालूम होगा, पहले आपको अस्थायी अध्यक्ष भी मालूम होगा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, फिर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। अब आपसे पूछा गया संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए नए नए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जितना आप सन वाइज आगे बढ़ते जाएंगे, 2021, 22, 23 जितने भी आप एग्जाम देंगे, लेवल जो है क्वेश्चन पेपर का बढ़ता जाएगा। सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन, HC मुखर्जी, ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ये भी आप लोग अब अपने नॉलेज में एक ज्ञान को और रख लीजिए। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, HC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रता सर्वाधिक है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। देखिए पीएच का फार्मूला मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको साइंस स्पेशल की क्लासेज बताई थी तो वहाँ पर आपको पीएच का फार्मूला बताया था। पीएच निकालने का फार्मूला होता है -log और H+ आयन। जो यहाँ पर H+ आयन है यही हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है। जब pH 4 कब निकलेगा, ये आप अनुमान लगाइए कि जब H+ की वैल्यू 10⁻⁻4 होगी। 10⁻⁻4 यहाँ पर रखेंगे, घात जो होती है आगे चली आती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। pH की वैल्यू 4 आ जाएगी और log 10 बन जाएगा। log 10 1 हो जाएगा तो pH बराबर 4। अगर H+ आयन की वैल्यू 10⁻⁻4 होगी तब pH 4 निकलेगा। इसी प्रकार से अगर pH 8 निकला है तो 10⁻8 जो होगी वो H+ आयन की वैल्यू होगी 10⁻10 और लास्ट वाले में 10⁻5। तो यहाँ पर देखिए हमने सभी की हाइड्रोजन आयन सांद्रता निकाल ली है। अब आपको मालूम है माइनस में हमेशा जो सबसे छोटे घात होती है वही बड़ी होती है। तो आपसे सर्वाधिक पूछा था ना, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सर्वाधिक किस में होगी? तो घात देखिए माइनस में है, सभी घातें माइनस में हैं, जो सबसे छोटी होगी वही सबसे बड़ी होगी। ये देखिए 10⁻4 जो है वही सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पर। तो pH 4 में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होगी वो सर्वाधिक होगी। क्रम से लगाने के लिए भी आ जाता है, तो पहले आप हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे ज़्यादा 4 में, फिर 5 में, फिर 8 में और सबसे कम जो होगी वो 10 में होगी। 34 नंबर क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य किस नाम से लोकप्रिय थे? चलिए बताइए। देखिए ये एक प्रकार का फारसी शब्द है, इसका अर्थ होता है ईश्वर की बनाई हुई दुनिया के सेवक। खुदाई खिदमतगार का अर्थ होता है ईश्वर की बनाई गई दुनिया के सेवक। इस संगठन की स्थापना की थी
खान अब्दुल गफ्फार खान ने कब की थी? 1929 में की थी। ये एक पख्तून थे और पश्चिमोत्तर भारत में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन जो था वो लाल कुर्ती संगठन नाम से काफ़ी फेमस था। तो सही ऑप्शन होगा चौथा वाला ऑप्शन। ये लोग लाल कुर्ती इसलिए पहनते थे क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो अहिंसा के प्रतीक के लिए ये लोग लाल कुर्ती पहनते थे। ठीक है, याद रहेगा आपको। कहाँ पर चलाया गया था? पश्चिमोत्तर भारत में चलाया गया था। किसके खिलाफ चलाया गया था? अंग्रेजी शासन के खिलाफ चलाया गया था। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। किसने चलाया था? सीमांत गांधी, जिसे हम लोग कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। 35 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1990 से 1994 तक शुक्र ग्रह की परिक्रमा करने के लिए इनमें से किस अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया गया था? बहुत ही पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन भी आप लोग तैयार करके जाते होंगे। इसका सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? इसका सही ऑप्शन है पहला वाला ऑप्शन, मैगेलन अंतरिक्ष यान। ये नासा के द्वारा 4 मई 1989 को भेजा गया था और 90 से 94 तक शुक्र ग्रह की परिक्रमा के लिए मैगेलन अंतरिक्ष यान का प्रयोग किया गया था। अभी से आप लोग एक क्वेश्चन और नए प्रकार से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया है। आपको मालूम है सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जब आपस में संलयन करते हैं तो हीलियम का नाभिक बनता है और इससे ढेर सारी एनर्जी मिलती है। जितने भी तारे हैं आपके सूर्य हैं या फिर अन्य तारे, उनकी ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन है। जब तक सूर्य या फिर अन्य तारों के पास हाइड्रोजन रहेगा तब तक सूर्य जीवित रहेगा, उससे एनर्जी आपको मिलती रहेगी। सही ऑप्शन है चौथा वाला ऑप्शन। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, मेमोरी 2 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी में रैम और रोम ये दोनों आती हैं, रैम और रोम। रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी ये दोनों आपकी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में आती हैं। बाकी सेकेंडरी की बात करेंगे तो मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क, डीवीडी ये सभी आपकी सेकेंडरी डिवाइस में आती हैं। अब देखिए, प्राइमरी भी 2 भागों में बढ़ जाता है, एक नॉन वोलेटाइल, एक वोलेटाइल। स्थाई और अस्थाई ये दोनों बढ़ जाता है। तो रोम जो होती है वो स्थाई मेमोरी है। ठीक है, और रैम जो है वो अस्थाई मेमोरी है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो अभी सही ऑप्शन होगा इसका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में आती हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जीवाश्म ईंधन है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए जीवाश्म ईंधन के एग्जाम्पल कौन से इसमें से? सही ऑप्शन होगा कोयला। देखिए, कोयला हो गया, पेट्रोलियम जो हो गया, ये सभी हम लोग धरती के नीचे से निकालते हैं। और जीव जो हमारे पुराने जीव थे जो दब करके पृथ्वी के अंदर हो गए, उनके जीवाश्म जो हैं उसी से कोयला निर्मित हुआ है, पेट्रोलियम निर्मित हुआ है। तो जीवाश्म ईंधन कौन से हैं? कोयला। नाभिकीय शक्ति, जल शक्ति, पवन शक्ति तो आप जानते हैं ये नवीन शक्तियाँ हैं, नवीनीकरण ऊर्जा हैं, जबकि ये जो है आपका जीवाश्म ईंधन के रूप में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है? सही ऑप्शन होगा देहरादून, जो कि आपका उत्तराखंड में पड़ता है। यहीं पर भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण है। लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन रूल ऑफ लॉ का विचार किसके संविधान से लिया गया है? ये 4 ऑप्शन है। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आज का 40 नंबर क्वेश्चन है। हमने आपको 40 क्वेश्चन पिछले सीरीज में कराए थे, पहली वाली में, और 40 क्वेश्चन दूसरे में कराए। तो ये मैंने आपको एक ही सेट के सारे क्वेश्चन कराए हैं। तो बताइएगा ये 4 ऑप्शन है, हमने किसके संविधान से अपने संविधान में विधिपूर्ण शासन को लिया है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बताने का प्रयास करिएगा। देखिए पहले वाले सेट में हमने आपसे पूछा था कि जनरल डायर की हत्या, जो जलियांवाला बाग कांड के आरोपी थे जनरल डायर, उनकी हत्या उधम सिंह ने की थी। कहाँ पर की थी? लंदन में की थी जाकर के। कब की थी? 1940 में की थी। ये मैंने आपसे पूछा था पिछले वाले वीडियो में। आज वाले वीडियो में ये पूछ रहे हैं। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये डेट भी आपको याद रखनी है, 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में
ये डेट आपको याद रखनी है। ठीक, हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड और जनरल डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने की थी। कहाँ पर की थी? लंदन में की थी। 1940 में की थी, जाकर के लंदन जाकर के मारा था। अब इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा और इन 40 प्रश्नों में से आपने कितने क्वेश्चन के सही सही जवाब दिए। आशा करते हैं कम से कम आप लोग 25 करने का प्रयास कीजिएगा। जितने हमारे मीडियम स्टूडेंट हैं, अगर आप अच्छे हैं तो आप 30 प्लस करने का प्रयास करिए। ये लक्ष्य लेकर चलिए। ढेर सारे क्वेश्चन आपको एनटीपीसी सीबीटी 1 का 2021 वाले पेपर में ढेर सारे आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस सीरीज को आप लोग देखने का प्रयास करिए। ये हमारा दूसरा पार्ट था। अगर आप लोग कहते जाएंगे, जितने आप लोग कहेंगे उतने आपको सामान्य अध्ययन का जो भी एनटीपीसी के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन थे उनके बारे में लोग चर्चा करेंगे। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं।